अगले हफ्ते में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। इस शो में हम आपको बताएंगे बाजार में आज कैसा रहा एक्शन, साथ ही सोमवार के लिए क्या करनी है अब आपको तैयारी। हमारे साथ शो में शामिल होंगे जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी। इनसे समझेंगे बाजार के लिए अहम संकेत सोमवार को क्या होंगे और क्या स्ट्रैटेजी आपको बनानी है। साथ ही हमारे साथ खास मेहमान आज है कोटक सिक्योरिटीज के श्रीकांत चौहान। श्रीकांत जी, बहुत स्वागत है आपका शो में। और हमारे साथ पूरी रिसर्च टीम है। देवांशी से हम जानेंगे आज के बाजार का हाल और साथ ही शुगर सेक्टर पर क्यों बुलिश है आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज। वरुण हमें बताएंगे क्यों आई प्रताप स्नैक्स में तेजी। मानसी बताएंगे क्या कहती है रियल एस्टेट पर सीएलएसए की रिसर्च और बाजार की नजर अगले हफ्ते के ट्रिगर्स पर रहेगी। पूजा से जानेंगे क्यों फोकस में है सीडीएसएल। बातचीत शुरू करें उससे पहले आज के बाजार के कारोबार पर एक नजर डाल लेते हैं। तो लगातार हमने दूसरे दिन देखा शेयर बाजार में गिरावट नजर आई और गिरावट पर ही बाजार बंद हुए। निफ्टी करीब 40 अंक गिरकर 15,700 के नीचे बंद हुआ। निफ्टी बैंक 200 अंक फिसलकर 35,100 के नीचे बंद हुआ। सेंसेक्स करीब 180 अंकों की गिरावट के साथ 52,400 के नीचे बंद हुआ। शेयरों में बजाज ऑटो 2% फिसलकर निफ्टी का टॉप लूजर आज रहा। एफआईआईज और डीआईआईज की तरफ से क्या संकेत आज मिले हैं, समझते हैं। एफआईआईज यानी विदेशी संस्थागत निवेशकों ने आज कैश मार्केट में 1,125 करोड़ रुपए की बिकवाली की है। वहीं डीआईआईज यानी घरेलू संस्थागत निवेशकों ने आज 107 करोड़ रुपए की खरीदारी की है। और आइए अब एडिटर्स टेक में अनिल जी से समझते हैं कि बाजार में आई इस मुनाफा वसूली के क्या मायने हैं। हफ्ते के आखिरी दिन भारतीय बाजारों में दिखा दबाव। इस दबाव की बड़ी वजह अमेरिकी बाजारों से आती दिखी। कल रात अमेरिका में एक कमजोरी भरा सेशन रहा। हालांकि निचले स्तरों से डाउ रिकवर काफ़ी हुआ, लेकिन उसके बावजूद लगभग 350 अंकों का कमजोरी वाला जो सेशन था उसने शुरुआत कमजोरी के साथ की और उसके बाद भारतीय बाजार कुछ और फिसलते हुए दिखे। फिर से 15,700 के नीचे फिसले भी और 15,625-650 की रेंज में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लिया और वहाँ से रिकवरी की कोशिश हुई। लेकिन इस रिकवरी की कोशिश में 15,700 के ऊपर निकलकर नहीं टिक पाए और उसके बेहद करीब जाकर बाजार बंद होते हुए दिखे, थोड़े नुकसान के साथ। बैंक निफ्टी नुकसान के साथ बंद हुआ, लगभग 200 पॉइंट नीचे, लेकिन फिर भी 35,000 के लेवल को क्लोजिंग बेसिस पर होल्ड करने में कामयाब रहा। तो वैसे तो देखा जाए तो अंत कमजोरी वाला था इस हफ्ते का, लेकिन एक अच्छी बात जो दिखी वो ये कि कैश मार्केट के स्टॉक्स में हल्की फुल्की खरीदारी निचले स्तरों से आती दिखी। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में थोड़ी खरीदारी होती हुई दिखी है। तो वो ब्रॉडर मार्केट में आज कमजोरी थी, लेकिन डर या पैनिक नहीं था जो कल था ना, कि एकदम से ऐसा लग रहा है कि ये क्या हो गया, बाजार इतना जोर से गिर रहा है। आज भी गिरे हैं, लेकिन आज जो रेंज छोटी थी, धीमे धीमे गिरे, तो उससे लोगों का डर, डिस्कम्फर्ट ये नहीं था। ये सबसे बढ़िया बात थी। ओवरऑल क्लोजिंग वीकली 15,700 के आसपास थोड़ी कमजोरी की तो है ही, लेकिन फिर भी जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है उसके ऊपर ही हम बंद हुए हैं और बैंक निफ्टी में भी 35,000 के ऊपर बंद हुए। तो अभी तक बहुत ज़्यादा कुछ नहीं बिगड़ा है। ये कह सकते हैं कि ट्रेडिंग रेंज के निचले स्तरों की तरफ बाजार आया है। तो हल्का फुल्का करेक्शन आपको 15,900 के हाई से 15,600 के आसपास तक का जो 300 पॉइंट का रेंज का मिल रहा है वही होता हुआ दिखा है। तो ये था आज का पूरा एक्शन। टीसीएस के नतीजे बाजार की उम्मीदों से हल्के से कमजोर रहे, लेकिन गाइडेंस ठीक था, तो ऐसे में स्टॉक ने भी मिला जुला कारोबार किया। तो अगले हफ्ते आपको नतीजों के लिहाज से, ग्लोबल मार्केट्स के लिहाज से और एफआईज के एक्शन के लिहाज से नज़र रखनी होगी, क्योंकि आज की कमजोरी की सबसे बड़ी वजह ग्लोबल मार्केट से ज़्यादा एफआईज की कल की बिकवाली थी और अब एफआईज के आंकड़ों पर ज़्यादा क्लोजली हमको नज़र रखनी है अगले हफ्ते। यही समझेंगे अनिल जी से कि सोमवार को बाजार पर क्या विशेष स्ट्रैटेजी अब रखनी चाहिए बाजार के संकेतों के हिसाब से। लेकिन उससे पहले बाजार में सेक्टर स्पेसिफिक एक्शन भी समझ लेते हैं। देवांशी आशर हमारे साथ हैं। देवांशी, जरा बताएं आज खबरों के दम पर कहां पर सबसे ज्यादा एक्शन था और कहां पर रही नरमी? हफ्ते के आखिरी ट्रेडिंग सेशन में बाजार में गिरावट के साथ ही कामकाज होता हुआ दिखा। अब देखिए क्लोजिंग के समय हमने देखा कि निफ्टी पर बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन करीब 40 अंकों की गिरावट के साथ कामकाज हुआ। लेकिन निफ्टी बैंक में 200 अंकों की गिरावट आती हुई दिखी। आज ज़्यादातर जो दबाव आता हुआ दिखा वो बैंकिंग स्टॉक्स, फाइनेंशियल से आता हुआ दिखा। इसके साथ ही आप देखिए ऑटो में भी आज गिरावट बनती हुई दिखी थी और कुछ चुनिंदा IT स्टॉक से जहाँ पे आज गिरावट के साथ कामकाज हुआ। जो सहारा मिलता हुआ दिखा वो मिडिल स्टॉक से आता हुआ दिखा था। चुनिंदा फार्मा स्टॉक से जहाँ से आज बाजार को सहारा मिलता हुआ दिखा।
सबसे पहले अगर मेटल्स की बात करें तो आप देखिए जिंदल स्टील, टाटा स्टील, नैल्को, जेएसडब्ल्यू स्टील, ये सारे टॉप गेनर्स आज बनते हुए दिखे। 4% से लेके 7% तक की तेजी इन सारे स्टॉक्स में आती हुई दिखी। इसके साथ ही रियल्टी शेयर्स यहाँ पे भी आज जमकर एक्शन होता हुआ दिखा है। जो सेलेसी की रिपोर्ट है वो काफी पॉजिटिव थी। इसके साथ ही आप देखिए डीएलएफ, प्रेस्टीज एस्टेट्स, गोदरेज प्रॉपर्टीज जैसे स्टॉक्स थे जहाँ पे आज गेन्स आते हुए दिखे हैं। शुगर स्टॉक्स ये फिर आज एक्शन में आते हुए दिखे। जो आईसीआईसीआई की रिपोर्ट आई उसी के चलते आप देखिए अच्छे गेन्स आते हुए दिखे। द्वारिका शुगर, अवध शुगर, दालमिया शुगर, त्रिवेणी इंजीनियरिंग, मवाना शुगर, इन सब में आज अच्छे वॉल्यूम्स के साथ खरीदारी देखने मिली थी। इसके साथ ही अगर आप देखिए वायदा बाजार में भी बहुत सारे गेनर्स थे। बजाज फिनसर्व ये वन ऑफ द टॉप गेनर्स आज बनता हुआ दिखा था निफ्टी में भी। साथ ही ग्रैन्यूल्स, एयू स्मॉल फाइनेंस और पेज इंडस्ट्रीज, ये सारे स्टॉक्स थे जहां पे आज जमकर खरीदारी होती हुई दिखी। बैंकिंग स्टॉक्स में आज गिरावट थी। एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, साथ ही इंडसइंड बैंक, ये सारे ऐसे निजी बैंक थे जो आज टॉप लूजर्स की कैटेगरी में आते हुए दिखे और सबसे ज़्यादा जो दबाव था वो इसी से आते हुए दिखे। इसके साथ ही आईटी स्टॉक्स में भी जैसे मैंने कहा टीसीएस नतीजों के बाद लाल निशान में फिसलता हुआ दिखा। विप्रो, टेक महिंद्रा, कोफोर्ज में भी आज गिरावट के साथ ही कामकाज हुआ था। लेकिन इस बीच में भी जो आपकी जमकर कमाई होती हुई दिखी, आज आपको जो कॉल्स मिलते हुए दिखे, सबसे पहले सीडीएसएल आज आपको कुणाल जी ने रिकमेंड किया था। साथ ही आप देखिए आज एसआईपी का स्टॉक पटेल्स एयरटैम्प, यहाँ पे भी आज 10% तक के गेन्स आते हुए दिखे हैं। बजाज फिनसर्व, ग्रैन्यूल्स, मेट्रोपोलिस, ये सारे स्टॉक्स हैं जहाँ पे आज आपकी जमकर कमाई होती हुई दिखी। लेकिन इन ऑल आप देखिए काफ़ी सारे कैश मार्केट के स्टॉक्स थे जहां पे आज डबल डिजिट के रिटर्न्स मिलते हुए दिखे हैं। लेकिन अगर आप देखें तो आज फाइनेंशियल्स और बैंक स्टॉक्स थे जहां पे गिरावट बनती हुई दिखी है। इन ऑल निफ्टी में आज थोड़ी सी सुस्ती थी और लाल निशान में आज निफ्टी बंद होता हुआ दिखा। श्रीकांत जी, आपका रुख कर रहे हैं। दूसरे दिन लगातार हमने देखा बाजार में दबाव था। अब सोमवार को नया दिन, नया ट्रेडिंग सेशन, क्या स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए किसी को अभी? साथ ही सोमवार के लिए इंट्राडे पिक जानेंगे और हफ्ते भर का नजरिया कहां पर रखा जाए? बिल्कुल। इनफैक्ट अगर आप देखें तो मार्केट की जो आज शुरुआत थी वो एक वीक नोट पे थी और मार्केट काफ़ी अच्छी तरीके से खुलते के साथ ही नीचे आया था। लेकिन 15,600 एक ऐसा लेवल है कि जहाँ पे हमने देखा है कि मार्केट को लगातार सपोर्ट मिला है। पिछले हफ्ते भी अगर आप देखें तो कई बार मार्केट नीचे आया, 15,600 के करीब आके उसने अच्छी रिकवरी की और साथ ही साथ अगर आप ऊपर की लेवल पे देखें तो 15,900 के करीब इसमें एक रिजेक्शन था। बट आज के दिन में जो फर्स्ट डे था न्यू एक्सपायरी का, वहाँ पे जैसे ही करेक्शन है वैसे हमने बाइक देखी और जैसे अनिल जी ने बताया वैसे कि मार्केट 15,700 के करीब एटलीस्ट आके बंद हुआ है। फॉर्मेशन देखें तो मुझे लगता है कि मार्केट अभी भी रेंज बाउंड है और मार्केट किसी ट्रिगर के लिए वेट कर रहा है और 15,600 अभी जब तक नहीं तोड़ता है तब तक मुझे लगता है कि वापस एक बार मार्केट 15,800 के काफ़ी नज़दीक जा सकता है। तो करंट लेवल से कोई भी अगर करेक्शन अगर आती है या कोई भी अगर गिरावट अगर हमें देखने मिलती है तो बिल्कुल इसे बाय किया जा सकता है और हमें जो लगता है कि वापस 15,800 850 के लेवल्स देखने मिलेंगे। आज जो चाइना से खबर आई थी रेट कट की, वो काफ़ी पॉजिटिव है मेटल्स के लिए। कमोडिटीज में एक तेजी और देखने मिलेगी, लेकिन साथ ही साथ हमें लगता है कि आने वाला जो हफ्ता रहेगा वापस वहाँ पे हमें एक स्टॉक स्पेसिफिक एक्टिविटी देखने मिलेगी, जहाँ पे हम टेक्नोलॉजी में भी एक्टिविटी देखेंगे और बैंक्स में भी एक्टिविटी देखेंगे। जैसे आपने बताया कि स्टॉक स्पेसिफिक अगर बात करनी है और इंट्राडे बेसिस पे अगर कोई एक स्टॉक अगर लेना है कि जो एक नेक्स्ट 4-5 डेज के लिए अगर मुझे लेना है तो मैं कहूँगा कि जैसे मिड कैप स्टॉक्स में तेजी बनी है तो वहाँ पे लगता है कि यूनाइटेड फॉस्फरस पे ध्यान देना चाहिए। ये एक स्टॉक ऐसा है कि जो अच्छा करेक्शन लेके अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया के आसपास आके कंसोलिडेट कर रहा है। तो 820, 815 ये लेवल्स है जहाँ पे सपोर्ट लेके कंसोलिडेट कर रहा था और अभी 820 के ऊपर की इसने क्लोजिंग दी है। मुझे लगता है कि ये स्टॉक 850 से लेकर 855 के लेवल्स दिखा सकता है। करंट लेवल्स से बाय करके चल सकते हैं और 810 का हम यहाँ पे स्टॉप लॉस रखने की राय रखेंगे। ओके सर, और पोजिशनल एक हफ्ते का नजरिया श्रीकांत जी कहां पर रखें? अगर एक हफ्ते का अगर व्यू रखना है तो मुझे लगता है कि यहाँ पे हमें इन्फोसिस पे फोकस करना चाहिए, क्योंकि हमने कई बार ऐसे देखा है, अगर आप कोरिलेशन करेंगे तो टीसीएस के रिजल्ट के बाद जो भी आईटी स्टॉक्स में करेक्शन आता है, टेक्नोलॉजी स्टॉक्स में करेक्शन आता है, उसमें या तो आप इन्फोसिस बाय करके चल सकते हो या तो विप्रो बाय करके चल सकते हो। और ये दोनों स्टॉक हमें कुछ रिजल्ट के बाद, टीसीएस के रिजल्ट के बाद हमें अच्छा प्रदर्शन करते हुए नजर आते हैं। इस बार भी इन्फोसिस आज नीचे खुला था लेकिन 1570 के करीब का बंद है। 1520 का स्टॉप लॉस रखे। 1650 से लेकर 1660 के टारगेट्स हमें नजर आ रहे हैं, तो इन्फोसिस बाय करके चले, खरीद करके चले।
तो सोमवार के लिए इंट्राडे पिक यूपीएल में खरीदारी की सलाह और हफ्ते भर का नजरिया इन्फोसिस में रखने का सुझाव दे रहे हैं श्रीकांत जी। आगे बढ़ते हैं, कुछ सेक्टर स्पेसिफिक खबरों का भी रुख कर लें। प्रताप स्नैक्स में काफी अच्छी खासी तेजी देखी जा रही है, वजह क्या है? क्या अनलॉक का बड़ा फायदा मिला है इस स्टॉक को? समझते हैं, बताइए वरुण। देखिए, जुलाई के महीने में ही प्रताप स्नैक के काउंटर में 100 रुपए से ज्यादा की तेजी देखने मिली है और काफी सारे फैक्टर्स है जिसके वजह से तेजी आई है। सबसे पहले तो अनलॉक का एक बहुत बड़ा फायदा जो है इस कंपनी को मिल रहा है। देखिए, इस कंपनी के जो प्रोडक्ट्स है वो खासकर रेलवे स्टेशन, बस डेपो, स्कूल्स, कॉलेजेस यहाँ बिकते हैं। इस कंपनी की कुल आय में से करीब 20 से 25% के आसपास की आय जो है वो इन्हीं सब जगहों से आती है। और आपने देखा था कि लॉकडाउन के समय पे ट्रेन्स बंद थी, बसेस बंद थी, स्कूल कॉलेजेस बंद थे और इसका इम्पैक्ट इस कंपनी के फाइनेंशियल्स में देखने मिला था। लेकिन जैसे जैसे अब अनलॉक हो रहा है, चीज़ें खुल रही है, वैसे वैसे इस कंपनी की सेल्स पे भी असर होगा। रेलवेज में आपने देखा काफ़ी सारी ट्रेन चालू हो रही है, बस डेपो उस पर बस फिर से लौटे आई है। स्कूल कॉलेजेस में भी एटलीस्ट जो हायर स्टैंडर्ड्स है वहाँ पे कहीं ना कहीं जो स्कूल्स है वो शुरू हो रहे हैं। तो इसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट जो है इस कंपनी के ओवरऑल सेल्स पे देखने मिलेगा। ये कंपनी जो है रूरल पे काफ़ी फोकस कर रही है और इस कंपनी की करीब 80 से 85% की आय जो है वो 5 रुपये के जो छोटे पैकेट्स आते हैं वहाँ से आती है, जो कि रूरल मार्केट में काफ़ी बिकते हैं। तो इसका भी फायदा इस कंपनी को मिल रहा है। इसके अलावा ये कंपनी अपना जो ओवरऑल कैपेसिटी है उसमें बदलाव कर रही है। पहले करीब कुल कैपेसिटी जो ये कंपनी की थी उसमें से 24-25% के आसपास जो है ये कंपनी आउटसोर्सिंग करती थी। इस आउटसोर्सिंग को कंपनी बढ़ाने वाली है, करीब 30% के आसपास ये लेके जाएगी। उसका एक बहुत बड़ा फायदा जो आगे चल के कंपनी को मिलेगा। अगर लॉकडाउन होते भी है तो शायद ये छोटे यूनिट्स चालू रहेंगे तो कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग पे असर नहीं होगा और इसका आगे मार्जिन्स पे भी काफ़ी बेहतर फायदा होगा। तो इसके चलते भी कंपनी को काफ़ी फायदा हो रहा है। वहीं पाम तेल, याद रखिएगा कुछ दिनों पहले भारत सरकार ने पाम तेल पे जो ड्यूटी थी उसको घटाया था। साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भी पाम तेल की जो कीमतें हैं उसमें गिरावट आ रही है। और ये जो स्नैक्स बनाती है ना, इन कंपनियों के कुल खर्च में करीब 15 से 20% के आसपास का जो खर्च रहता है वो केवल पाम तेल का होता है। पिछले कुछ क्वार्टर्स में इस कंपनी पे जब पाम तेल के दाम बढ़े थे तो करीब 2 से 3% के आसपास इस कंपनी के मार्जिन गिरे थे। अब जब ये दाम गिर रहे हैं तो कहीं ना कहीं इसका एक बड़ा फायदा इन कंपनीज के मार्जिन पे भी होगा और इसका भी एक बहुत बड़ा फायदा जो है इस कंपनी को मिल रहा है। तो ये वो फैक्टर्स है जिसकी वजह से आप देख रहे हैं कि केवल जुलाई के महीने में ही करीब 100-150 रुपए के आसपास की तेजी जो है वो प्रताप स्नैक्स का काउंटर जो है वो दिखा चुका है। और एक और सेक्टर जो आज फोकस में रहा वो था शुगर सेक्टर। आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज की बुलिश रिपोर्ट ने चीनी शेयरों की मिठास बढ़ाई है। देवांशी का एक बार फिर से रुख कर लेते हैं। देवांशी, बताएं आईसीआईसीआई सिक्योरिटी की रिपोर्ट में क्या है खास और खास तौर पर किन शुगर शेयरों पर बुलिश है आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज? जी बिल्कुल, आप देखिए आज सारे के सारे शुगर स्टॉक्स में जमकर एक्शन बनता हुआ दिखा, खरीदारी बनती हुई दिखी और उसकी एकमात्र वजह थी आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज की बेहद बुलिश रिपोर्ट। उन्होंने पूरे ही सेक्टर को अपग्रेड कर दिया और साथ ही काफी सारे स्टॉक्स हैं जहां पे उन्होंने अपने जो टारगेट्स हैं वो करीब 1.5 गुना से 2 गुना कर दिए हैं। आप देखिए, सबसे पहले मैं नाम बता दूं आपको, बलरामपुर चीनी, दालमिया भारत, अवध शुगर, द्वारिकेश शुगर, धामपुर शुगर और त्रिवेणी इंजीनियरिंग, इन सब पर बाय की रेटिंग दी है और साथ ही जो टारगेट्स भी दिए हैं वो उन्होंने बढ़ा दिए हैं। 385 से 515 कर दिया बलरामपुर चीनी का, दालमिया भारत, अवध शुगर, ये सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जहां पे उन्होंने अपने टारगेट्स जमकर बढ़ा दिए हैं। अब क्या वजह है उनको शुगर सेक्टर इतना पसंद आ रहा है? सबसे पहले और सबसे अहम बात उन्होंने ये कही है कि जो शुगर सेक्टर है अब वो साइक्लिकल से एक स्ट्रक्चरल ग्रोथ की तरफ बढ़ता हुआ दिख रहा है, यानी कि लगातार यहाँ पे जो ग्रोथ के संकेत है वो बनते हुए दिख रहे हैं। और साथ ही उनका ये भी कहना है कि सरकार की जो एथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम है उनसे बेहद सपोर्ट मिलता हुआ दिखेगा। फिलहाल 2020 तक 10% तक की ब्लेंडिंग का लक्ष्य है और साथ ही माना जा रहा है कि 2025 तक 20% तक की ब्लेंडिंग होती हुई दिखेगी और इससे इस पूरे सेक्टर को काफ़ी फायदा मिलता हुआ दिखेगा। इसके साथ ही एथेनॉल ब्लेंडिंग जब 15% के आसपास है तभी भी हम देखते हैं करीब 6 मिलियन टन की जो एथेनॉल की जो शुगर है वो एथेनॉल ब्लेंडिंग की तरफ जाती है। तो माना जा रहा है कि जब 20% तक हो जाएगी तब ज़्यादा जो शुगर है या जो इन्वेंट्री है वो एथेनॉल ब्लेंडिंग में होती हुई दिखेगी। इससे सारी शुगर कंपनीज को फायदा मिलता हुआ दिखेगा और साथ ही आप देखिए इनसे जो चीनी के दाम है वो भी बढ़ने का लगाया जा रहा है। आईसीआईसीआई मानता है कि सितंबर 2022 तक जो शुगर की प्राइसेस हैं वो करीब 36 से 37 रुपीस प्रति किलो पर पहुंचने की उम्मीद लगाई जा रही है। साथ ही उनका कहना है कि जिस तरह से अब क्षमता बढ़ती हुई दिखेगी आने वाले समय में जो ओवरऑल इनका आय का कंट्रीब्यूशन है उसमें एथेनॉल ब्लेंडिंग का जो कंट्रीब्यूशन है वो ऑन एन एवरेज करीब 10% से लेकर 30% तक पहुंचने का अनुमान लगाया जा रहा है आने वाले 3 से 5 सालों में। और इसी के चलते आप देखिए आज सारे स्टॉक्स में जमकर खरीदारी आती हुई दिखी और हरे निशान में ट्रेड करते हुए दिखे।
श्रीकांत जी, शुगर स्पेस में आपकी कोई पसंद? बिल्कुल तो देखिए, जैसे अभी बात हो रही थी कि हमें एथेनॉल ब्लेंडिंग के ऊपर अगर ध्यान देना है तो सबसे बड़ा अगर कोई बेनिफिशियरी हो सकता है तो नो डाउट एक बलरामपुर चीनी है। साथ ही साथ मुझे लगता है कि प्राज इंडस्ट्री के ऐसा स्टॉक है कि जहाँ पे हमें फोकस करना है, क्योंकि ये स्टॉक भी ऐसा है कि जो यहाँ से काफ़ी क्षमता रखता है। अगर आप इसके चार्ट्स अगर आप देखते हो तो एक एक काफ़ी क्लियर सा एक फॉर्मेशन है इसमें बना हुआ कि ये एवरी फॉल उसमें अच्छी बाइंग आ रही है और ये स्टॉक हमेशा एक अच्छे इंपॉर्टेंट सपोर्ट के बाद एक अच्छा एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट देता है। पिछले 1 डेढ़ महीने से अगर आप देखें तो उसमें कंसोलिडेशन हो रहा है 350 370 के बीच में, लेकिन ओवरऑल हमें लगता है कि ये स्टॉक 550 से लेकर 600 के लेवल्स दिखा सकता है। तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है प्राज इंडस्ट्री, जो इथेनॉल ब्लेंडिंग के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट एक सपोर्टिंग कंपनी हो सकती है। साथ ही साथ हमें लगता है कि जो बलरामपुर चीनी है, यहाँ पे भी हमें फोकस करना है। 342-43 के करीब ट्रेड कर रहा है, 370-400 के लक्ष्य ये दिखा सकता है। और इसके बाद अगर देखना है तो मुझे लगता है कि डीसीएम श्रीराम पे भी ध्यान रखें और साथ ही साथ हमें फोकस रखना है आंध्र शुगर। तो काफ़ी सारी कंपनियां हैं और जैसे इन्होंने बताया अभी देवांशी ने कि इसमें स्ट्रक्चरल ग्रोथ होने वाला है, तो ये बात है जो इस पर्टिकुलर सेक्टर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट एक बुलिश साबित हो रही है और इसी वजह से हमें लगता है कि इन स्टॉक्स को हमें ऑन अ रेगुलर बेसिस क्लोज वॉच पे रखना जरूरी है। और आइए अनिल जी से समझते हैं कि सोमवार के बाजार पर क्या रखनी है आपको खास स्ट्रैटेजी और बाजार के लिए अहम संकेत कहां से मिलेंगे। जहां तक सोमवार के बाजारों का सवाल है, एक अच्छी बात यह कि भारतीय बाजारों के बंद होने के वक्त डाउ फ्यूचर्स 150 पौने 200 पॉइंट ऊपर थे और चीन ने अपने रिजर्व रेशियो 0.5% घटाए, यानी कि ग्लोबल मार्केट से थोड़े अच्छे संकेत आते दिख रहे हैं। और अगर कल की कमजोरी के बाद आज देर रात अमेरिका के बाजार उछल गए, जो कि दिख रही है संभावना पूरी कि मजबूती आएगी, लौटेगी, और अमेरिका के कुछ अपने कारण भी है जिसकी वजह से वहाँ के फ्यूचर्स मजबूत होते हुए दिख रहे हैं। जबकि सुबह तो डाउ फ्यूचर्स लगभग 100 पॉइंट नीचे थे, उसके बजाय 150 पौने 200 पॉइंट ऊपर दिख रहे हैं। तो स्मार्ट रिकवरी आई है डाउ फ्यूचर्स में, उसका फ़ायदा हमें मिल सकता है अगर अमेरिका के बाजार मजबूती के साथ बंद हो जाए। सोमवार को देखेंगे सुबह क्या कुछ होता है, साथ ही डाउ फ्यूचर्स कैसे दिखते हैं। लेकिन ये तो बाहर के आंकड़े हैं ग्लोबल मार्केट्स के, लेकिन हमारा अपना ट्रिगर जो सबसे ज़्यादा अहमियत वाला है वो ये है कि क्या एफआईज की तरफ से बिकवाली का प्रेशर कम होता है। दूसरा, पुट कॉल रेशियो लगभग ओवरसोल्ड के आसपास है, 1 के आसपास, तो वो भी आपको सपोर्ट देगा। तो 2 आपको सपोर्ट मिल सकते हैं, हल्के बाजार, ग्लोबल मार्केट्स। एफआईज के आंकड़े ये मेक और ब्रेक वाला मामला है। सपोर्ट लेवल के आसपास हम बंद हुए, तो ऐसे में सोमवार के लिए जो अहम सपोर्ट लेवल निफ्टी पर है वो 15,575 से 15,625 और ऊपर 15,775 15,825 ये रेंज रहेगी। बैंक निफ्टी का जहाँ तक सवाल है 34,600 34,800 मजबूत सपोर्ट और ऊपर में 35,400 35,600 हल्की रुकावट का लेवल। ये लेवल्स आपको ध्यान में रखने हैं। ब्रॉडर मार्केट में सोमवार को और अगले हफ्ते एक्शन रहेगा। कैश मार्केट के स्टॉक्स में अभी कहीं कोई ऐसी कमजोरी के खराब होने के संकेत नहीं आए, वहीं पर आपका फोकस पूरा होना चाहिए अब भी। सोमवार के लिए स्ट्रैटेजी जानी बाजार पर, अब सोमवार के लिए ऑप्शन स्ट्रैटेजी भी समझते हैं। हमारे साथ शो में शामिल हो चुके हैं अब एक्सिस सिक्योरिटीज के राजेश पालविया। राजेश जी, बहुत स्वागत है आपका शो में। सोमवार के लिए ऑप्शन स्ट्रैटेजी कहां पर बताएंगे? गुड इवनिंग। देखिए, मार्केट में लोअर साइड से जिस तरीके से रिकवरी बनी तो कहीं ना कहीं ये है कि मार्केट 15,600 15,700 के आसपास एक बेस बनाने की कोशिश कर रहा है और हमें लगता है कि मार्केट यहाँ से एक पुल बैक जरूर देगा और जो कि 15,850 की रेंज की तरफ मार्केट मूव होते हुए दिखेगा। तो इस ट्रेड को प्ले करने के लिए 15,700 का कॉल ऑप्शन चला देंगे। जो आज क्लोज हुआ है 91 रुपीज के आसपास, इसमें 70 रुपीज का स्टॉप लॉस सजेस्ट करेंगे और हमें लगता है कि 130 से 140 तक के टारगेट इस ऑप्शन में आते हुए दिख सकते हैं। तो मार्केट में जिस तरीके से बाउंस हुआ है फिर उस बाउंस को हमें लगता है कि मंडे में भी कंटिन्यूटी देखने को मिल सकती है। स्टॉक स्पेसिफिक बात करें तो आज के सेशन में मेटल स्टॉक्स में काफी अच्छा बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिला, स्पेशली सेकंड हाफ में सारे मेटल स्टॉक्स में एक अच्छी बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिली। तो मंडे के सेशन के लिए टाटा स्टील हम बाय करने की सलाह देंगे 1210 के स्टॉप लॉस से और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि 1280 तक के टारगेट टाटा स्टील में आते हुए दिख सकते हैं। तो मंडे के सेशन में मेटल सेक्टर ही काफी अट्रैक्टिव लग रहा है और उसमें हम टाटा स्टील पे बाय करने की सलाह देंगे। बहुत शुक्रिया राजेश जी ऑप्शन स्ट्रैटेजी सोमवार के लिए बताने के लिए। श्रीकांत जी आपके पास आ रहे हैं शो के अंत में और जानना चाहेंगे आपकी लॉन्ग टर्म पिक। बिल्कुल, तो देखिए अगर लॉन्ग टर्म की बात करें तो यहाँ से हमें आने वाले 2 से 3 महीने के लिए या आप पकड़ लीजिए 6 महीने के लिए भी अगर कहाँ पे तेजी अगर करनी है तो वो है मेटल सेक्टर।
और उसमें लगातार ऐसे न्यूज़ फ्लो बनते रहेंगे क्योंकि जो इन्फ्लेशन है वो आने वाले कुछ महीनों में और भी बढ़ सकता है और ये जो इन्फ्लेशन है वो डिमांड पुल इन्फ्लेशन है, हमें ये नहीं भूलना है। हमें ये देखना है कि जितने भी जो मनी प्रिंट हुए उसके बाद जो कैपेक्स जुड़ा है और जो इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड जो भी पैकेज डेवलप जो अनाउंस हुए हैं उसके बाद हमें लगता है कि मेटल सेक्टर में एक मजबूती बनी है और इस बार भी अगर आप देखें तो अच्छे करेक्शन के बाद हमने एक अच्छी रिकवरी देखी है। टाटा स्टील नो डाउट काफ़ी अच्छा स्टॉक पिक है, राजेश जी ने भी कवर किया है। मुझे लगता है कि नैल्को पे ध्यान देना चाहिए, नेशनल एल्यूमिनियम जो तकरीबन 85-86 के रुपीस के करीब अवेलेबल है। यहाँ पे हमें लगता है कि ये स्टॉक 105 से लेकर 110 के टारगेट आने वाले कुछ महीनों में दिखा सकता है। साथ ही साथ जो इसका रिस्क रिवॉर्ड रेशो है वो काफ़ी फेवरेबल है। यहाँ से 5 से 6 रुपए का आप स्टॉप लॉस रख के चल सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि 80 रुपए के नीचे स्टॉक अभी सस्टेन हो पाएगा, तो 79 का आप स्टॉप लॉस रख के चल सकते हैं और 105 के टारगेट्स के लिए एक लॉन्ग टर्म व्यू से नेशनल एल्यूमिनियम को खरीदा जा सकता है। तो नाल्को में लॉन्ग टर्म खरीदारी करने की सलाह श्रीकांत चौहान की। बहुत शुक्रिया श्रीकांत जी, आप हमारे साथ आज शो में शामिल हुए। साथ ही हमारे तमाम सहयोगियों का भी बहुत धन्यवाद हम तक एक्सक्लूसिव खबर और रिसर्च पहुंचाने के लिए। शो में आज के लिए बस इतना ही।